एज ऑफ कन्फ्लिक्ट के बारे में अब हम पढ़ते हैं, जो 1000 से 1200 के बीच में थी। पहले हम गजनाविद एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि आफ्टर अरब का पेनिट्रेशन ना सिंध में, तो इट वाज टर्क्स जो इन रोड्स अब करेंगे इंडिया के अंदर 11वीं सेंचुरी में, एंड जो मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, बाय एंड ऑफ 9th सेंचुरी, जैसे जैसे 9th सेंचुरी ख़त्म हो रही है, अब्बासिद कलीफात जो है उसका डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, और राइज ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नेंस, जिन्हें आमिर अल उर्मा उम्र कहा जाता है, जो लेटर टाइटल आमिर और सुल्तान का अपने आप ले लेते हैं ना। तो कॉन्टिन्यूस टर्क्स इन्वेजन, उनकी आदतें जो प्लंडर करने की, ठीक है, मासेकर की, दे स्विच लॉयल्टीज, टर्क्स की लॉयल्टी भी शिफ्ट होती रहती थी। ठीक है, और वो इवेंचुअली क्या होता था, किंग मेकर्स बन गए। ठीक है, तो इससे क्या सेंट्रल एशिया बड़ा ही अनस्टेबल हो गया। फिर गुजरा प्रतिहरा का टूटना, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी इंडिया में भी हो गई। टुवर्ड एंड ऑफ द 9th सेंचुरी क्या होता है, दो ट्रांस ऑक्सियाना और खुरासन, मतलब ईस्टर्न ईरान ना, एंड पार्ट्स ऑफ द ईरान, तो ये रूल करा जाने लगा सामानिड्स के, रूल्ड बाय सामानिड्स। ठीक है, ये ईरानियन डिसेंट वाले लोग थे। अब्बासिद कलीफायत का हुआ डिक्लाइन और सामानिद का हुआ राइज। तो ये क्या करते थे, ये यूज़ करते थे गाजी। गाजी एक तरीके के मिशनरी है, ठीक है, जो फाइटर भी है और जो प्लंडरर भी है। ये जो गाजी सोल्जर्स होते थे ना, ये इस्लाम के प्रोपोगेशन के लिए लड़ते थे वैसे। ठीक है, तो इनका फ़ायदा उठाया इन सामानिड्स ने, और ये यूज़ करते थे अगेंस्ट जो नॉन मुस्लिम लोग हैं ना, नॉन मुस्लिम तुर्किश ट्राइबमेंस जो अटैक करते थे बार बार प्लंडर के लिए, उनके खिलाफ इन गाजीज का यूज़ होने लगा। तो और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो तुर्क्स अटैक कर रहे थे ये भी कुछ सामान्य एम्पायर के अंदर ऐसे स्टेब्लिश हो गए। ठीक है, इवेंचुअली वो उनका एसिमिलेशन हो गया कल्चर के अंदर, उन्होंने भी इस्लाम धर्म, इनिशियली वो हीथियंस होते थे, मतलब किसी धर्म में ना मानने वाले या ट्राइबल धर्म में मानने वाले, बट इनिशियली मतलब फिर देन उन्होंने भी इस्लाम अडॉप्ट कर लिया। ऐसे करके कुछ कुछ तुर्किश सोल्जर अपना सामान्य एम्पायर के गवर्नमेंट के अंदर भी आ गए, कुछ सोल्जर बन गए। ठीक है, कुछ वहाँ पे नोबिलिटी के अंदर आ गए। ऐसे अलप्तचीन करके एक तुर्किश स्लेव था सामानिड्स का, उसने क्या करा, गजनविद एम्पायर डायनेस्टी की शुरुआत करी 1963 के अंदर, कैपिटल गजनी, इसलिए उसे गजनीविद कहते हैं ना। तो फॉलोड बाय सन इन लॉ सुबुक्तजीन, जब अलप्तजीन के बाद सुबुक्तजीन राजा बना। ठीक है, अब ही कैप्चर्ड, जो सुबुक्तजीन थी उसने कैप्चर करी टेरिटरीज लमगान और पेशावर के इलाके की फ्रॉम हिंदू शाही रूलर जय जयपाला। ठीक है, और फॉलोड बाय सन इस्माइल, देन उसका बेटा इस्माइल आ गया गद्दी पे, जो ओवरथ्रोन करा गया महमूद के द्वारा, हिज ब्रदर इन 1998। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं, जब महमूद गजनी ने इंडिया पे अटैक किया तब क्या कंडीशंस थी इंडिया के अंदर। जो फ्रंटियर्स हैं उन पे हिंदूशाही किंगडम था, जिसकी कैपिटल वह हिंद थी, और एक्सटेंड कर रहा था ये पंजाब से लेके काबुल तक। जयपाला जो वहाँ का हिंदूशाही रूलर था, और उसका सन आनंद पाला इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, जो कि लोहारा डायनेस्टीज के अंदर होता था। ठीक है, हैड फैमिली रिलेशन विद द हिंदूशाहीज। कन्नौज जो था वो राज्यपाला के अंदर था, द गुजरा प्रतिहरा किंग। इंडिपेंडेंट किंगडम था जो था बंगाल का, वो पाला के अंदर था। गुजरात सोलंकी के अंदर था, मालवा परामरा के अंदर था, बुंदेलखंड चंडेला के अंदर था। और इन साउथ में जो लेटर चालुक्यास थे एंड जो चोलास, वो उनकी स्ट्रेंथ राइज कर रही थी, या पावरफुल एम्पायर्स थे। अब महमूद गजनी देखते हैं 1998 से 1030 तक जिसका रेन रही। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद ईरानियन रेनेसेंस। महमूद गजनी महमूद गजनी ईरानियन रेनेसेंस है। जो फरदौसी करके एक पॉइंट था ना अपना महमूद के कोर्ट पे,
फरदौसीज उसकी शाहनामा जो थी, दैट इज द बुक ऑफ द किंग्स, वॉज लॉन्ग एपिक पोएम टेलिंग मेनली द मिथिकल एंड टू सम एक्सटेंट हिस्टोरिकल पास्ट ऑफ द पर्शियन एम्पायर। तो फिरदौसी किसके अंदर, महमूद गजनी के अंदर, उसकी शाहनामा। जो महमूद था वो क्लेम टू बी डिसेंडेंट ऑफ द ईरानियन किंग, ठीक है, कोई डिसेंडेंट अपने आप को कहते थे, तो ईरानियन किंग आफरा सियाब का डिसेंडेंट था। अब जो तुर्क थे, तुर्क इस्लाम तो कबूल कर ही लिया था, अब वो पर्शियनाइज्ड ही हो गए थे महमूद गजनी के अंदर। अब इन परसुएंस ऑफ हिज वोज ही इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स, बट these were purely religious and economic and not political। उसने इंडिया के अंदर काफ़ी बार रेड करी, बट प्योरली रिलीजियस एंड इकोनॉमिक रेड्स थी। 17 बार रेड हुई इंडिया के अंदर, 1000 से लेके 1027 CE तक, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट इवेंट है हिस्ट्री के अंदर। इनिशियल रेड जो थी वो हिंदू शाही रूलर्स के खिलाफ थी, तो उसमें जयपाला को डिफीट भी किया गया 1001। एक डिसाइसिव बैटल होती है 1008 में, बैटल ऑफ द वे हिंद जिसे कहते हैं, पेशावर के पास हुई थी। किसके बीच में हुई थी, एक तो महमूद गजनी एंड आनंद पाला हिंदू शाही, ठीक है, हिंदू शाही रूलर आनंद पाला महमूद गजनी के बीच में हुई थी। मुल्तान रूलर ने भी हिंदू शाही का और खोकर ट्राइब्स ने भी हिंदू शाही का सपोर्ट किया था। इसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ वे हिंद से ना पंजाब और मुल्तान का जो इलाका था वो गजनविद के अंदर आ गया। अब 1011 सी जो रेड हुई वो नगरकोट में हुई, जो पंजाब का इलाका था। थानेसर तक वो पहुंच गए, थानेसर में भी रेड हुई जो दिल्ली के पास है। कन्नौज और मथुरा तक भी रेड हो गई 10,018, और सोमनाथ में 10,025, मतलब 1025। तो कहाँ का रेड हुई, अपना हिंदू शाही पे पहले रेड हो रही थी, फिर 1008 में बैटल ऑफ वे हिंद होती है, ठीक है, जिससे पंजाब और मुल्तान का एरिया अंडर में आ जाता है। उसके बाद अपना रेड नगरकोट में होती है, थानेसर में होती है, मथुरा में होती है, सोमनाथ में होती है। महमूद के बाद ना, आफ्टर महमूद ड्यू टू शलजुक अम्पायर, ठीक है, डिफीटिंग अपना मसूद, महमूद का जो सन था, जो आफ्टर महमूद के बाद क्या हुआ, जो शेलजुक एम्पायर राइज हुआ था ना सीरिया ईरान ट्रांस ऑक्सानिया के रीजन में, उसने डिफीट करा मसूद को, महमूद के बेटे को। क्यों क्यों डिफीट करा, क्यों लड़ाई हुई, क्योंकि उनकी खुरासन को लेके लड़ाई थी। तो इससे जो गजनविद एम्पायर है ना, अब वो केवल गजनी और पंजाब तक सिमट के रह गया। इम्पैक्ट क्या हुआ, गजनविद की जो कॉन्केस्ट हुई, कॉन्केस्ट ऑन पंजाब का, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, मुस्लिम ट्रेडर्स आर्ग्यूमेंट इंडिया ट्रेड विद सेंट्रल एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड कॉलोनीज ऑफ द मुस्लिम स्प्रैंग अप इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे उन्होंने इंडिया के ट्रेड को बढ़ावा दिया सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया में, और मुस्लिम्स की कॉलोनीज नॉर्थ इंडिया में स्टेब्लिश हो गई। जो सूफी सेंट्स थे वो इंडिया में उनको एक एंट्री मिल गई, और वो इन्फ्लुएंस कर पाए हिंदूज को भी इंडिया में। लाहौर जो था वो एक सेंटर बन गया अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज का और लिटरेचर का, ठीक है। गजनविद रेड इन राजपुताना एंड गेंगेटिक वैली एंड मैनी विक्ट्रीज ऑफ राजपूत। ऐसा हुआ, गजनविद लेटर क्या हो गए थे, वीकन गजनविद हो गए थे। और जब वो बहुत सारी रेड्स कर रहे हैं ना राजपुताना और गंगा वैली में, तो बहुत सारी जो रेड्स थी राजपूत उनमें जीत जा रहे थे, तो राजपूत कॉम्प्लेसेंट हो गए, ठीक है, उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट किया। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया क्या थी जब मोहम्मद गौरी ने इन्वेट किया 150 साल बाद, ठीक है, जब महमूद की लास्ट इन्वेजन हुई 1027 में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कुछ सीखा नहीं इन 150 सालों में, ठीक है, नॉट लर्न एनी यूजफुल पॉलिटिकल लेसन फ्रॉम गजनी की रेड से, फेल टू डेवलप फोरसाइट, ठीक है, कि जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नॉट अ सिंगल रिमार्केबल चेंज,
इंडिया की कंडीशन में अभी भी वही डायनेस्टीज थी जो आपस में लड़ रही थी। पॉलिटिकली इंडिया जो है अब डिवाइडेड था, बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत के राजा थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के इलाकों में, जयचंद कन्नौज के इलाके में, सोलंकी किंग मूलराज टू गुजरात के इलाके में, सेना किंग लक्ष्मणा बंगाल के इलाके में। कांस्टेंट वॉरफेयर आपस में चलता रहता था, तो इससे सारी ही राजपूत स्टेट वीक हो गई थी। गुरी एम्पायर, अब देखते हैं मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी में क्या होती है। तुर्किश ट्राइब ब्रोक पावर ऑफ द शेलजुक्स। हमने देखा था पहले शेलजुक एम्पायर जो था वो लड़ रहा था गजनी के साथ, और गजनी के साथ उसने गजनी को कन्फाइन कर दिया था केवल गजनविद को गजनी और पंजाब के इलाके में। अब क्या हुआ, मिड 12वीं सदी में, ठीक है, 1008 में वो आ चुकी है, बैटल ऑफ फेंज हो चुकी है। अब मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी में, मतलब 1150s के अराउंड, तो जो तुर्किश ट्राइब्स थी उन्होंने जो शेलजुक एम्पायर थी उसकी पावर को ब्रेक कर दिया। इसके कारण एक पावर वैक्यूम बना। पावर वैक्यूम में दो डायनेस्टीज का उदय हुआ, एक खवारिज्मी जो ईरान में बेस्ड थी, एक गुरिद एम्पायर जो कि गुर नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में एक जगह है उसमें बेस्ड थी। तो खवारिज्मी और गुरिद एम्पायर्स का राइज हुआ। खुरासन जो थी कनकर्ड बाय खवारिज्मी, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसने लिमिट कर दिया गुरिद एम्पायर को सेंट्रल एशियन एम्बिशन में, ठीक है। तो गुरिद एम्पायर अब इंडिया की तरफ देखने लगा एक्सपेंशन के लिए। सुल्तान अलाउद्दीन जिन्होंने टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बर्नर भी लिया था जहां सोज, उन्हें ने रिवेज किया, रिवेज्ड गजनी एंड बर्न इट टू ग्राउंड, बिकॉज वो ना पहले गजनविद एम्पायर के अंडर काम करते थे, मतलब उनके फादर वगैरह और उनके भाई फादर वगैरह, इनकी बेइज्जती बढ़ी हुई थी। तो इस गुस्से में आके सुल्तान अलाउद्दीन ने, ठीक है, जो गुरी एम्पायर के अगर सुल्तान है, उन्होंने गजनी को जला दिया और पूरा रेवेज कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो अपना वो गजनविद एम्पायर था अब वो और कंस्ट्रिक्ट हो गया केवल पंजाब के इलाके में। मोहम्मद गोरी जो थे, जिनको शमशुद्दीन मोहम्मद या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, शमशुद्दीन मोहम्मद या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम 1173 और 1206 के टाइम में जो थे, उन्होंने कनकर करा मुल्तान को, और मुल्तान और उच के इलाके को कनकर करा। 1178 में फेल्ड अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट गुजरात। मोहम्मद गोरी ने 1178 में ही अटेम्प्ट किया अपना राजा बनने के 5 साल के अंदर कि वो गुजरात में पेनिट्रेट कर पाए, ठीक है। बट उन्हें डिफीट कर दिया गया, जो गुजरात का राजा था ना मूलराज टू, उसने डिफीट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक लॉन्च करा कैंपेन अगेंस्ट गजनविद पोजीशन इन पंजाब। तो अब उन्होंने सोचा पहले पंजाब में घुसना पड़ेगा, देन ओनली जो है ना कि गुजरात वगैरह को कनकर करना आसान होगा। बाय 1190 उन्होंने पेशावर, लाहौर, सियालकोट पे कब्जा कर चुका था मोहम्मद गुरी ने, ठीक है। नाउ द बैटल इज सेट। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का राइज हो रहा है, दूसरा मोहम्मद गुरी 1190 तक पेशावर, लाहौर, सियालकोट कब्जा कर चुका है, ठीक है। अब दो बैटल होती हैं जिसने तुर्किश रूल को ना इंडिया में फाउंडेशन ले करी थी। बैटल ऑफ तारे 1991, और वहीं पे 1992 में एक और बैटल, ठीक है। दूसरी है बैटल ऑफ छंदवाड़ 1194 में, 1191, 1192, 1194। किस लिए हुई थी बैटल ऑफ तारेन? भटिंडा के ऊपर लेके, तबर हिंद से कहते थे, भटिंडा वाला इलाका। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में लड़ाई हुई तबर हिंद के ऐसे कंट्रोल के ऊपर। जो अजमेर एंड दिल्ली मोहम्मद बिन शाम ने ऑक्यूपाई कर लिए। इसने अपॉइंट करा कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना वाइसरॉय इंडिया की प्रोविंसेस के लिए। ऐबक जो था उसने कंसोलिडेट किया इंडिया की कनकेस्ट को। उसने कनकर किया मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये वाले इलाकों को एक्सेट्रा, और दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया 1193 तक, ठीक है। जो जयचंद था कन्नौज का रूलर, वो पृथ्वीराज की मदद के लिए नहीं पहुंचा था, ठीक है। तो अब जो अगला नंबर था, कन्नौज के इलाके में जयचंद बहुत पावरफुल था,
अब अगला नंबर जयचंद का ही था। तो बैटल ऑफ छिंदवाड़ा होती है कन्नौज के आसपास, और मोहम्मद गौरी इसमें डिफीट कर देते हैं जयचंद को, ठीक है, जो कन्नौज का राजा था। कंसोलिडेटिंग कॉन्क्वेस्ट ऑनरस टास्क टुक तुर्क्स ऑलमोस्ट 50 साल। उन्होंने कनकेस्ट तो कर ली 1191, 92, 94 में, बट अब इसका कंसोलिडेशन ना अगले 50 साल चलता रहा। दो ऐबक ने डिफीट कर दिया भीमा टू को भी, गुजरात के रूलर को भी, बट जो मुस्लिम गवर्नर उसने स्टैब्लिश किया था वो सुबुन आउस्टेड। तो इसीलिए पता लग रहा था कि कंसोलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बख्तियार खलजी, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी का एक ऑफिसर था, खलजी ऑफिसर था, उसने रेड करी बिहार के अंदर, ठीक है, उसने डिस्ट्रॉय करी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज नालंदा विक्रमशिला। उसने सेना रूलर को डिफीट किया, लक्ष्मण सेना जो बंगाल का था ना, और एंड मुइजुद्दीन अपॉइंटेड हिम। तो मुइजुद्दीन जो था ना, मुइजुद्दीन बिन शाम, मतलब मोहम्मद गुरी, उसने उसे अपॉइंट कर लिया बंगाल का गवर्नर। लेकिन उसने एक फुलिश कैंपेन किया माघ रूलर्स पे असम के, जिस कैंपेन के कारण उसकी डेथ हो गई। अब बहुत बार मोहम्मद गौरी और मोहम्मद महमूद गजनी को कंपेयर करा जाता है, पर जो महमूद गजनी था वो एक वॉरियर, बड़ा सक्सेसफुल वॉरियर था। वो कभी डिफीट नहीं हुआ इंडिया या सेंट्रल एशिया में, बल्कि मोहम्मद गौरी बहुत बार डिफीट हुआ, लाइक बैटल ऑफ तारीन 1191 में जो हुई, फिर 1203 में अगेंस्ट ख्वारिज्मी रूलर्स जो उनका कैंपेन था उसमें वो फेल हुआ। महमूद गजनी जो था उसने लार्ज एम्पायर पे रूल किया इंडिया के बाहर, और बल्कि मोहम्मद गौरी की सक्सेस सेंट्रल एशिया में बहुत कम थी और उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट इंडिया में ज़्यादा थी। मोहम्मद गजनी ने जो कॉन्केस्ट किया पंजाब का, उससे एक पेव्ड अ वे फॉर गौरी सक्सेसेस इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया मोहम्मद गौरी ने रखी, जिस पे बैटल ऑफ तारेन एंड छिंदवाड़ा उसने, क्योंकि उसने लड़ी, ठीक है।